मीनाक्षी 16 साल की इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। रंगत उनकी सांवली थी, ताहम उस पे नीली गेरी बड़ी बड़ी आंखें बहुत प्यारी लगती थी। बाल भूरे भूरे और लंबे थे। कद काठ भी खूब निकला था। लगता नहीं था कि मीनाक्षी किसी एक ऐसी लड़की की कहानी जिस पर जादू करा दिया गया था। खौफ हरास की एक अजीब दास्तान, एक अजीबो गरीब बिल्ली की कहानी। ये शहर से दूर एक बड़ा सा गांव था जहां मैंने एक छोटा सा ढाबा होटल बनाया हुआ था, क्योंकि गांव की अच्छी खासी आबादी थी और साथ में दूसरे मुल्हका गांव भी शामिल थे। इस वजह से मेरा होटल खूब चल रहा था। गांव भी सब लोग मेरी इज्जत करते थे और हाजी साहब कहते थे, क्योंकि मैंने जवानी में हज कर लिए थे। आज मैंने होटल खोली, सफाई की और खाना पकाना शुरू कर दिया। कुछ देर ही गुजरी थी कि गाहक आना शुरू हो गए। ये 3 गाहक थे। उनमें से एक का नाम करमदीन, दूसरे का नाम दीनू और तीसरे का नाम अमजद अली था। उन्होंने मुझसे चाय की फरमाइश की। मैंने अपने मुलाजिम गुलाम अली से कहा कि गाहकों को चाय दे आए। जब वो चाय रखने गया तो उन तीनों में से एक आदमी बोला, हाजी साहब से कहो जरा हमारी बात सुन ले। गुलाम अली आया और मुझे उनका मुद्दा सुनाया। मैंने उनके पास आकर बैठ गया और उनमें से जो बुजुर्ग था करमदीन, उससे मुखातिब होते हुए कहा, जी चाचा मैं हाजिर हूँ, हुक्म फरमाए। होश बेटा, आज एक नई आफताब गांव पे आ पड़ी है। हमें समझ नहीं आती आखिर कैसे मुमकिन है कि एक बिल्ली हमारे सारे जानवरों और मुर्गियों को मारकर खा गई है, और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या कह रहे हो चाचा, एक बिल्ली, ये कैसे मुमकिन है? नहीं, मुझे आप जरा तफसील से बताएं, क्या हुआ है? हकीकत में मैंने चाचा करमदीन से कहा, बेटा गौस, रात मुझे नींद नहीं आ रही थी, शायद बदहजमी हो गई थी, इसलिए मैं बार बार उठ के बैठ जाता था। मैं अचानक कमरे से निकलकर सियान में आया कि कुछ देर चहलकदमी करूं, शायद तबीयत कुछ बेहतर हो। अचानक मुझे बाने में जानवरों की हलचल नजर आई। मैं समझा शायद कोई चोर होगा जो हमारी भैंसें चुरा रहा होगा। मैं भाग कर गया तो ठठक कर रहा गया। भैंस की गर्दन अलग हुई पड़ी थी, जबकि एक बछड़ा गायब था। साथ में मुर्गियों की गोडल थी, इसमें सारी मुर्गियां गायब थी। और अब वो खूनखार बिल्ली, जिसकी जिसामत एक आदमी जितनी थी, मेरी बकरियों की जानिब बढ़ रही थी कि अचानक मैंने चीख मारी और जोर से चिल्लाया, मदद करो, मेरे कोई बला आ गई है। मेरी आवाज़ सुनकर पड़ोस से अमजद और दीनू भाग कर आए, लेकिन जब तक वो आई बिल्ली छलांग लगाकर गायब हो चुकी थी। ताहम दीनू ने इसके पुश्त देख ली थी। इतने में घर के बाकी लोग भी जाग गए। मैंने उनको जब सब हालात बताए तो वो भी हैरान और परेशान रह गए। गौस बेटा, तुम बताओ हम क्या करें? हमें वो खतरनाक बला पूरे गांव में तबाही ना मचा दे। मैंने कहा, हौसला करो चचा, मैं होटल से फारिग होकर देखता हूँ कि क्या करना चाहिए। आप सब लोग मुत्तहिद होकर रहें और बाकी लोगों को भी खतरे से आगाह कर दें ताकि वो अपने जानवरों की हिफाजत कर सकें। फिर वो लोग चाय पीकर चले गए। मैंने होटल का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया और शाम 5 बजे फारिग होकर गांव चल पड़ा, जो कुछ ही फासले पर था। रोजी की खातिर यहाँ आकर होटल लगाया और अल्लाह के फजल से होटल खूब चल रहा था और जल्द लोगों में मैं मशहूर हो गया, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा था। मेरा गांव घर में नहीं था, मैं एक कस्बे में रहता था, इसलिए लोग मुझसे मशवरे करते। अपनी समझ के मुताबिक उनको अपनी सही राय से नवाज देता था। खानदानी तौर पर सैयद घराने में आंख खुली थी और लोग मुझे शाहजी और हाजी साहब कहते थे। अभी मैं कुछ दूर ही चला था कि एक नौजवान दूर से चीखता हुआ आया और आके रोने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? वो बोला, रात एक बड़ी बिल्ली ने हमारे बाने में कदम रखा। क्योंकि मैं रात को जानवरों की हिफाजत के लिए बाने में सोता था, तो इसलिए जब बिल्ली ने कदम रखा तो धप की आवाज़ आई और मैं जाग गया। जब इतनी बड़ी बिल्ली को देखा तो पास पड़ा बड़ा सा डंडा उठाया ही था कि उसने मुझ पर छलांग लगा दी, जिससे मैं काफ़ी जख्मी हुआ। ताहम शोर की आवाज़ सुनकर सब लोग जाग गए और वो बिल्ली भाग गई। नौजवान की बात सुनकर मैं हैरान और परेशान हो गया और तजस्सुस हुआ कि अब तो इस डरोनी बिल्ली को देखना पड़ेगा। अब बिल्ली को देखने का मुझे काफ़ी तजस्सुस हुआ, लेकिन मुझे दिल में एक खदशा पैदा हुआ कि हो सकता है वो बिल्ली ना हो, कोई और हवाई चीज़ हो जिसने बिल्ली का रूप धार रखा हो। इन्हीं सोचे में गुम मैं करमदीन के घर के दरवाजे पे मौजूद था। दरवाज़ा बजाया, कुछ देर में करमदीन हाजिर हुआ था।
मुझे देखकर काफ़ी खुश हुआ और कहा, आ जाओ बेटे, अपना ही घर समझो। ये एक छोटा सा 2 कमरों का घर था। सामने बरामदा और कशादा सेन था जिसमें कई कई तरतीब से फलदार दरख्त लगे हुए थे। हम सेन में बिछी हुई चारपाई पर बैठ गए। करमदीन ने अपने बेटे को चाय लाने के लिए कहा। कुछ देर बातें करते हुए फिर चाय पीकर मैंने करमदीन से कहा कि क्या तमाम गांव वाले इस बिल्ली को देख चुका है या सिर्फ 2 या 3 लोग? वो बोला, बेटा अभी उसने कल ही कार्रवाई की है हमारे गांव में, लेकिन डर है मजीद नुकसान ना पहुंचे, इसलिए सब फिक्रमंद है। मैंने गांव के लोगों को भी बुलवाया है, वो भी कुछ देर में आ जाएंगे। फिर आज रात हम सब मिलकर उसका इंतजार करेंगे। अगर हाथ लग गई तो आज ही उसका मिलकर खात्मा कर देंगे। मैंने चचा की बात को सराहा कि आप ठीक कह रहे हैं। फिर अभी हम बात कर ही रहे थे कि गांव के लोग भी आ गए। सब बैठ के बातें करते रहे और रात होने का बेताबी से इंतजार करते रहे। चाचा, हो सकता है वो दोबारा उधर से ना आए, किसी और जगह भी हमला कर सकती है। हमें 4 या 5 लोगों का ग्रुप हर जगह इकट्ठा करना चाहिए और एक मेन चौक के गिर्द भी जहां लोगों की ज्यादा आमद हो, राफत हो, इसलिए जिसे भी पहले बिल्ली नजर आए वो शोर मचा के दूसरे को बाखबर कर दे। मैंने अपनी राय दी। सब ने कहा, चाचा शाजी ठीक कह रहा है। फिर रात होने से पहले मेरी तजवीज़ पर अमल किया गया। फिर अभी रात के 12 बजे का टाइम होगा कि अचानक चौक से आवाज़ आई, बिल्ली आ गई, बिल्ली आ गई। हम लोग फौरन चौक में पहुंचे जो मुश्किल से 5 मिनट के फासले पर मुश्तमिल था, मगर वहां जाकर जो मंजर आंखों ने देखा दिल धल गया। सब लोगों पर दहशत तारी थी। वो एक काले रंग की इंतहाई अजीबो गरीब बिल्ली थी जिसकी जिसामत तकरीबन सेहतमंद आदमी के बराबर थी, जबकि उसका कद 5 फुट से ज्यादा होगा। आंखें गहरी नीली और काफी बड़ी बड़ी थी जिसको देख के फौरन खौफ से रंगूटे खड़े हो जाते। बिल्ली ने एक नौजवान लड़के की टांग मुंह में दबाई हुई थी जबकि बाकी लोग उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान बिल्ली की मुंह से खौफनाक गड़गड़ाहट निकल रही थी। अभी हम सब संभल कर बिल्ली की जानिब बढ़े। इस लड़के को बिल्ली से आज़ाद करने के लिए सब ने अपने अपने डंडे उठाए। हथियार के तौर पर बिल्ली ने खतरा भांप लिया। वो फौरन उछली और नौजवान को छोड़कर हमारी नज़रों के सामने से गायब हो गई और हम इतने सारे लोग एक दूसरे का मुंह देखते रहे। फिर हम इस नौजवान के पास जाके उसका हाल पूछने लगे। जिस जगह बिल्ली ने काटा था वहां सुर्ख निशान बन गया और उसमें फौरन पीप पैदा हो गई। लड़का तकलीफ से करा रहा था। मैं आगे बढ़ा और लड़के से कहा, चुप करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर मैंने अव्वल आखिर दरूद पाक का वर्द करके 4 कुल और नादे अली पढ़कर जख्म पर फूंक दी। लड़के की तकलीफ थोड़ी कम हो गई। फिर मैंने कलाम इलाही से उसे पानी दम करके दिया और कहा, 3 टाइम पानी थोड़ा सा जख्म पर उंडला लेना है और बाकी खुद पी लेना, अफाका हो जाएगा इंशाल्लाह। रात मैंने उसी बस्ती में जाकर गुजारी, मगर फिर दोबारा बिल्ली का वाक़या रनुमा नहीं हुआ। सुबह मैं रुख्सत लेकर अपनी होटल पर आ गया इस अज़म के साथ कि इस डरौनी बिल्ली का खात्मा ज़रूरी है, जो कि बिल्ली कम अफरियत ज़्यादा लग रही थी। सुबह 4:30 बजे मैं घर से निकल पड़ा होटल के लिए ताकि काम जल्दी शुरू कर दूं। अभी गुलाम हुसैन नहीं आया था, इसलिए मैंने खुद काम का आगाज़ कर दिया। पहले सफाई की, फिर आटा गूंद के रखा, फिर चूल्हे पर चाय चढ़ा दी। इस काम में कुछ वक्त गुजर गया। कुछ देर बाद गुलाम हुसैन भी आ गया। थोड़ी देर बाद गाहक आना शुरू हो गए। काफ़ी देर तक रश लग रहा और मैं गाहक निपटाता रहा। लोग आते रहे मगर दोबारा बिल्ली का जिक्र नहीं हुआ। मैं मुतमईन हो गया कि शुक्र है रात खैरियत से गुजरी गई। काम से फारिग होकर मैंने बस्ती जाने का फैसला किया। होटल लड़के के हवाले किए और खुद बस्ती की जानिब गमजन हो गया। गांव के रास्ते में काफ़ी झाड़ियां और घने दरख्त थे जो मैं अबूर कर रहा था। अभी मुझे चलते हुए कुछ टाइम ही हुआ होगा कि दाएं हाथ की तरफ से झाड़ियों में हलचल हुई। मैंने निगाह की तो कुछ घसीटता हुआ महसूस हुआ। तजस्सुस में मैं रुक गया और देखने के लिए उस जानिब राग़िब हो गया। झाड़ी को हाथ से पकड़कर साइड पर किया मगर वहां कुछ नहीं था। उसे मैंने अपना ख्याल समझकर झटक दिया और आगे बढ़ गया। फिर अपना सफ़र तय करने लगा। कुछ फासला ही रहता था बस्ती से कि मुझे एक बार फिर वही शोर महसूस हुआ जो झाड़ियों में मैं सुन चुका था। अब रुकना लाजमी था। मैंने पहले अपना हिसार किया कलमात इलाही से, फिर रुक गया और देखने लगा कि आखिर क्या चीज़ है जो मुझे मुतवज्जो करना चाहती है। काफ़ी देर में खड़ा देखता रहा मगर सामने कोई न आया। फिर मैं सर झटक कर आगे बढ़ गया और थोड़ी देर बाद गांव में था। लोग मेरे इर्द गिर्द इकट्ठे होने लगे। मैंने कहा कि वो बिल्ली नजर आई क्या किसी को?
سب نے کہا اس واقعے کے بعد بلی غائب ہو گئی ہے۔ حاجی صاحب کیا ہم بلی کو مار لیں گے؟ چاچا کرم دین نے مجھ سے سوال کیا۔ چچا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، میں نے سکون سے جواب دیا۔ کل والی حکمت عملی کے ساتھ میں نے آج رات بھی اس بستی میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ سب نے وہی منصوبہ بنایا جو پہلے بنایا گیا تھا۔ رات آہستہ آہستہ سرکتی گئی، بلی کا کچھ پتہ نہیں تھا، وہ ہوشیار ہو گئی تھی۔ آج کی رات کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا۔ سب نے سکون کا سانس لیا اور اپنے گھروں کو چل پڑے۔ میناکشی نے خود کو اس بڑے غار میں چھپا لیا۔ وہ یہاں پورے 2 دن سے بند تھی، بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ کبھی کبھی وہ غار سے نکل کر باہر آ جاتی اور گھات لگا کر بیٹھ جاتی کہ شاید کوئی پرندہ یا کوئی جانور ہاتھ لگ جائے تو وہ اپنی بھوک پیاس مٹا سکے۔ کل وہ گاؤں میں پکڑے جانے سے بال بچ گئی تھی۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس نے گاؤں میں آ کے، کیونکہ یہاں پر ہر طرح کے جانور تھے، موٹی تازی گائیں، بھینسیں اور مرغیاں، بکریاں، کیا مزہ کرتی۔ مگر وہ کون تھا جس نے مجھے پکڑنا چاہا؟ اس نے سر جھٹک دیا اور اپنی نظریں شکار پر لگا لی۔ پھر اچانک اسے دور سے ایک ہرن آتا ہوا دکھائی دیا تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے چھلانگ لگائی اور ایک ہی چھست میں ہرن کی گردن اس کے دانتوں میں دبی ہوئی تھی۔ وہ ہرن کو لے کر غار میں چل پڑی۔ اگلے کافی سارے دن سکون سے گزرے۔ میں کافی خوش تھا کہ شاید وہ ڈرونی بلی یہ گاؤں چھوڑ کر بھاگ گئی ہے۔ ہر کوئی اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے اور بلی کو بھول گئے۔ میں نے بھی اپنی توجہ ہوٹل میں لگا لی اور دل جمی سے کام کرنا شروع کر دیا۔ پھر ایک دن چچا کرم دین نے مجھے کبوتر کا جوڑا لا کر دیا کہ حاجی صاحب میری طرف سے تحفہ پیش خدمت ہے، انکار مت کیجیے گا، دل ٹوٹ جائے گا۔ میں نے وہ خوش دلی سے لے لیا۔ وہ کبوتر کا جوڑا بہت پیارا اور معصوم تھا، مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے ان کی چھوٹی سی گوڈل بنائی، اسی ہوٹل میں ایک کونے میں، اور دانہ دال ڈال کر بند کر دیا۔ پھر ان دونوں کبوتروں کو دیکھ کر میں نے 4-5 جوڑے کبوتروں کے اور لے لیے اور ایک ساتھ ان کو بند کر دیا۔ اب میں ان معصوم پرندوں پر کافی توجہ دیتا تھا، ان کا دانہ پانی کے لیے علاوہ کبھی کبھی ان کو اڑاتا بھی تھا۔ جب کام سے فارغ ہوتا، ایک دن جب میں نے ہوٹل کھولی تو دھک سے ڈرا گیا۔ جیسے میں ہوٹل میں آیا میرا دل دھک سے رہ گیا۔ کبوتروں کی گوڈل ٹوٹی پھوٹی پڑی تھی اور تمام کبوتر غائب تھے، ان کا صرف خون اور پر بکھرے پڑے تھے جگہ جگہ۔ میں فوراً سمجھ گیا یہ ضرور اسی منوس کالی بلی کی کارستانی ہوگی، کیونکہ گوڈل میں نے کافی مضبوط بنائی تھی اور یہ کسی عام بلی سے اتنی آسانی سے نہیں ٹوٹ سکتی۔ کبوتروں کا کوئی غم نہیں تھا، صرف یہ پریشانی تھی کہ بلی کا خطرہ ابھی بھی نہیں ٹلا۔ گاؤں میں ابھی یہ مصیبت موجود ہے، جلد ہی اس کا کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے خود سے عزم کیا۔ کچھ دیر میں گھاک آنا شروع ہو گئے۔ میں نے ان کو بلی کی آج کارروائی کا بتایا، جسے سن کر سب لوگ خوفزدہ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد باقی بستی والے بھی ہوٹل پر اکٹھے ہو گئے۔ کافی دیر سلام مشورہ جاری رہا۔ سب نے مجھے امید بری نظروں سے دیکھا۔ میں نے ان کو کہا سب لوگ متحد ہو کر رہیں اور ہمیں مل کر بلی کو ڈھونڈنا ہوگا تاکہ اس کا خاتمہ کیا جائے۔ آغاز ہمیں آج ہی سے کرنا ہوگا۔ ایک اور بات کا خیال رکھیں، بلی ڈنڈے وغیرہ سے بہت ڈرتی ہے، اس لیے کوئی بندہ گھر سے خالی ہاتھ نہ نکلے، بلکہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایک موٹا تازہ ڈنڈا ہونا ضروری ہے۔ جسے بھی نظر آئے وہ فوراً بلی کے ڈنڈے سے حملہ کر دے۔ جب وہ گھائل ہو جائے گی تو اسے پکڑنا آسان ہو جائے گا۔ سب نے میرے مشورے کو خوب سراہا اور مثبت انداز میں تائید کی۔ ان کے جانے کے بعد میں نے خود ایک ڈنڈے کا انتظام کر کے ہوٹل میں رکھ لیا، اس سوچ کے ساتھ کہ ایک بار بلی ہاتھ لگ جائے اس کی خیر نہیں۔ میناکشی نے ایک غریب ہندو گھرانے میں آنکھ کھولی جہاں 2 وقت کی روٹی بھی بہت مشکل سے میسر تھی۔ میناکشی 16 سال کی انتہائی خوبصورت لڑکی تھی، رنگت اس کی سانولی تھی، تاہم اس پہ نیلی گیری بڑی بڑی آنکھیں بہت پیاری لگتی تھی۔ بال بکھرے ہوئے اور لمبے تھے، قد کاٹ بھی خوب نکلا تھا۔ لگتا نہیں تھا کہ میناکشی کسی غریب گھر کی لڑکی ہے۔ اس کا باپ گوبر رام موچی تھا، سارا دن بستی میں بیٹھا رہتا، شاید کسی کی جوتی ٹوٹے اور اس سے سلوائے۔ جب شام کو گھر آتا تو میناکشی دوڑ کر جاتی اور پتا کے گلے لگ جاتی اور کہتی، پتا جی میرے لیے کیا لائے ہو؟
बेचारा गोबर राम शर्मिंदा हो जाता कि उसके पास अपनी अकलौती बेटी को देने को कुछ नहीं होता। कभी कभी वो उसके लिए मक्खन वाली टॉफियां लाता तो वो बहुत खुश होती और सारी टॉफियों को संभाल कर रखती और थोड़ा थोड़ा करके खाती। इसकी माँ सीता कुमारी ठाकुर राम गोपाल की हवेली में घर का काम करती थी, जिस पर उसे थोड़ा बहुत मुआवजा मिलता और कभी कभी आकर खाना बच जाता तो ठकुरानी उसे दान कर देती, जिसे पाकर सीता खुशी से फूले न समाती। आज ठाकर के घर उनकी शादी की सालगिरह थी और बहुत सारा खाना बचा हुआ था, तो ठकुरानी ने आवाज लगाई, सीता इधर आ। जी ठाकुरानी, हुक्म करें, यह खाना घर ले जा। ये सारा खाना? खुशी से सीता की आवाज दब गई। हाँ ले जाओ, काफी बचा है। ये कहकर ठकुरानी संद्राती वहां से चली गई। सीता ने खुशी खुशी सारा खाना शापर में डाला और घर रवाना हो गई, जहां मीनाक्षी उसका इंतजार कर रही थी। अरे वाह माता जी, इतना सारा खाना कहाँ से आया? मीनाक्षी ने हैरत में डूबे हुए पूछा। ठकुराइन ने दिया है। पगली चल बर्तन निकाल कर ला। मीनाक्षी दौड़ी दौड़ी गई और बर्तन ले आई। इतने में पिताजी भी आ गए। सबने मिलकर आज काफी दिनों बाद पेट भर कर खाना खाया था। कहानी अभी जारी है। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट्स करें ताकि मजीद मैं इसके पार्ट अपलोड करूं। तो मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।